पार्टिसिपेंट्स, टारगेट अचीवर्स की आज की डेमो क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास की वैदिक सभ्यता के विषय में बात करेंगे। यह आपका जो प्रस्तावित सिलेबस है उसी के अनुसार है। तो आज की हेडिंग है वैदिक सभ्यता और हम जो डील कर रहे हैं पूर्व वैदिक काल। यह 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। अब वैदिक सभ्यता से संबंधित कौन है? भारत में प्रथम जो सभ्यता मानी जाती है वो सिंधु घाटी सभ्यता थी, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो लगभग 2500 ईस्वी के आसपास से उसका आरंभ मानते हैं। आर्य कहते हैं कि इस सभ्यता के बाद आए और कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंत में आर्यों का भी एक कारण था, आर्यों के आक्रमण भी एक कारण थे। आर्यों की उत्पत्ति के विषय में मतभेद है। कोई इन्हें मानता है कि ये भारत से ही इनकी उत्पत्ति हुई, तो कुछ लोगों का मानना है, कुछ इतिहासकार मध्य एशिया से इनकी उत्पत्ति मानते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने इन्हें आर्कटिक क्षेत्र से आने की बात कही है। तो आर्य वैसे तो 2000 ईस्वी पूर्व छोटे छोटे समूहों में आना शुरू हो गए थे। जाहिर है इनके सिंधु घाटी सभ्यता के तो छोटे छोटे समूहों के रूप में ये लगभग 2000 ईस्वी पूर्व सुदूर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आना आरंभ हो गए थे। स्थानीय लोगों से उनके युद्ध हुए और ये वहां बसते चले गए। 1500 ईस्वी पूर्व तक ये पूर्ण रूप से उत्तर पश्चिम क्षेत्र यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरियाज में अपनी पकड़ जमा चुके थे और इस दौरान इनका यहाँ के लोगों के साथ तालमेल भी हुआ और को एग्जिस्टेंस की बात आई और दोनों ही सभ्यताओं की कुछ न कुछ चीजों को लेकर के आर्यन सभ्यता यानी कि वैदिक सभ्यता का भविष्य में विकास हुआ। तो आपके कोर्स में जो प्रेस्क्राइब्ड है वो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति, राजनीति, साहित्य व धर्म। तो इन पर हम लोग विस्तार से आपकी जो रेगुलर क्लासेस होंगी क्रैश कोर्स में उसमें उसका वर्णन होगा। वर्तमान में हम सीमित रहेंगे आपको कुछ सूक्ष्म जानकारी देने के लिए, जो कि आपको एक परिचय कराए उस समय से। तो आर्यों का जो मुख्य ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद हुआ। सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई और ऋग्वेद में बहुत सी शिक्षाएं, बहुत सी बातों का जिक्र मिलता है और वहीं से उनका इतिहास भी प्राप्त होता है। आर्यों का जो वहां पर जब वो सेटल किए थे तो उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ। तो आर्य जो है कहते हैं कि ऋग्वेद में इसका वर्णन है कि एक युद्ध हुआ था, 10 राजन युद्ध।
जिसमें 10 राजाओं ने मिलकर भरत के साथ युद्ध किया था। भरत इसमें विजयी हुए। ये वही भरत है जिनके नाम पर भारत नाम हमारे भारत का पड़ा था। तो भरत की विजय के पश्चात यह सुनिश्चित हो गया कि यहाँ का मुख्य राजा कौन होगा, किसके पास, किसके आधार पर आगे लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम सामाजिक व्यवस्था में अगर आ जाए तो सामाजिक व्यवस्था, चूंकि आर्य गोपालक थे तो इनको घास के मैदान इन सब की आवश्यकता होती थी। इसलिए इतनी विकसित सिंधु घाटी सभ्यता होने के बावजूद इनके काल में नगरों का विकास उस तरीके से नहीं हुआ। ये छोटे छोटे क्लैंस में रहते थे और घर इनके कच्चे होते थे, छप्पर आदि छवाए जाते थे, और जो बहुत अच्छी स्थिति में होते थे राजा महाराजाओं के ही महल होते थे, लेकिन उनमें भी ईंट, पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, ज्यादातर प्रयोग लकड़ी का होता था। आर्य घोड़े के विषय में जानते थे। इनका मुख्य वाहन रथ होता था जो घोड़ों के द्वारा खींचा जाता था, और संभवतः स्पीड, इनकी स्पीड के कारण ही जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के वासियों पर विजय पाने में सफल हुए थे। और भविष्य में भी इनके काल में ऊंट का ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता है आर्यों के समय में, और घोड़ों का बहुत ज्यादा प्रयोग होता था। और इनकी फौज जो है सिपाहियों की और घुड़सवारों की तथा रथ में जो राजा महाराजा होते थे या उनके सरदार होते थे वो उसमें करते थे। तो सामाजिक व्यवस्था में परिवार था, परिवार के बाद फिर कई परिवार मिलकर गांव बना लेते थे, और गांव के बाद फिर इसी तरीके से छोटे छोटे नगर हो जाते थे, और अंत में उनका सबका जो है राजा होता था उन सबके ऊपर जो है, और राजा की ही सत्ता मानी जाती थी। उन दिनों बाल विवाह का कोई ऐसा प्रचलन नहीं था। विधवा विवाह की भी स्वीकृत थी। ऋग्वेद में ऐसा जिक्र मिलता है और कहा जाता है कि पति के छोटे भाई से स्त्री के विवाह की मान्यता थी। आर्थिक स्थिति में इनके समय में भी सिक्कों की खोज नहीं थी, सिक्कों का कोई प्रचलन नहीं था, और चीजों के आदान प्रदान यानी कि वस्तुओं के आदान प्रदान से ही जो है व्यापार होता था। और गाय को बड़ा मुख्य आदान प्रदान का साधन माना जाता था, और उसके आधार पर भी लोगों की आर्थिक स्थिति का भी आकलन होता था। धार्मिक स्थिति पूर्व वैदिक काल में भी मंदिरों का कोई ऐसा जिक्र नहीं मिलता है, और प्रकृति की ही जो है पूजा होती थी। इसमें अग्नि, वायु, इस तरीके से बहुत सारे देवता आदि थे। सूर्य की उपासना होती थी, और इसी को उनका धर्म कह सकते हैं। राजनीति में आपको बताया ही था कि राजा मुख्य होता था, लेकिन सभाओं का, समितियों का भी एक रोल होता था, और ये राजा पर नियंत्रण रखते थे।
पुरोहित की स्थिति बहुत मुख्य मानी जाती थी और राजा पुरोहित की बातों को मानते थे। साहित्य के क्षेत्र में इस दौरान काफी प्रगति हुई। वेदाओं, मुख्य जो साहित्य थे वे आपके वेद थे, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो इन सभी साहित्यों की रचना इस दौरान हुई और सबसे पहले आपकी ऋग्वेद की रचना हुई। उस समय रिचुअल्स यानी कर्मकांड का भी काफी प्रचलन था और देवी देवताओं को खुश करने के लिए या संकट से मुक्ति के लिए यज्ञ आदि प्रारंभ हो गए थे और अन्य कई उपाय भी इस हेतु किए जाते थे और इनका वेदों में जिक्र है तथा अन्य जो ग्रंथ हुए उनमें भी इनका जिक्र हुआ और इनका निरंतर विकास होता रहा इसी तरीके से। और इस समय अब एक जब हम इतिहास की तरफ चलते हैं तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि किसी समय का काल कैसे पता किया जाए। जैसे कार्बन डेटिंग मानी जाती है कि खुदाई में कोई वस्तु मिली तो उससे कार्बन डेटिंग हुई और उसके तहत पता चलता है कि ये भाई इतने वर्ष पुरानी ये सभ्यता थी। लेकिन कुछ नई चीजें उभर कर आ रही हैं। अब जैसे जो आपका द्वारका नगरी है जो समुद्र के नीचे, जिसे बेट द्वारका के नाम से भी जाना जाता है, उसको भी कहते हैं कि 5000 वर्ष पूर्व की सभ्यता थी वो। तो इस तरीके से कुछ विवाद की स्थितियां भी उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन यह है कि ये हम कह सकते हैं कि अब हमारा इतिहास जो है एक स्वरूप ले रहा है और ये बहुत बड़ी चीज है, इसलिए हमें इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है और अपने इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। आजकल एक नई विधा जो है का प्रचलन हो रहा है जो कि हमारे पूर्वज प्रयोग करते थे और उसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल एविडेंस। यानी कि सितारों ग्रहों की स्थिति के अनुसार किसी समय का आकलन करना। तो भविष्य में क्या स्वरूप इतिहास का उभर कर आता है कहा नहीं जा सकता। अब जैसे जब राम जी का जन्म होता है तो उस समय जो सितारों की स्थितियां, ग्रहों की स्थितियां होती हैं और नक्षत्रों की स्थितियां होती हैं, वो कैलकुलेशन के माध्यम से पता चल जाता है कि इतने वर्ष बाद आने वाला है। तो उसका बहुत अच्छा विवरण मिलता है हमारे ग्रंथों में। जब राम जी का जन्म हुआ तो कौन कौन से नक्षत्र थे, उन किन किन का मेल था, ऐसी चीजें हैं। तो अब पुनः वो स्थिति कब आने वाली है तो उससे भी जो है हम किसी भी उसका वर्ष ज्ञात कर सकते हैं। और हमारी तमाम घटनाओं का, महाभारत है, तमाम घटनाओं का उस समय भी जो है हम टेरेस्ट्रियल एविडेंस को ही लेते थे और उसका जिक्र जरूर होता था कि इस समय में, इस गति में ये काल आया। किंतु अभी जो हमारे पास जो लिखित इतिहास है हम उसी पर सीमित रहेंगे। लेकिन यह है कि जानकारी लेना और अपने इतिहास पर गर्व करना बहुत ही नितांत आवश्यक है और हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक आपको उचित जानकारी प्राप्त हो और आप स्वयं भी इस ओर जागरूक हो
कि कैसे अधिक से अधिक ज्ञान आप प्राप्त कर सके और अपनी सभ्यता, अपने इतिहास के बारे में जान सके। धन्यवाद आप सभी का। वेलकम टू टारगेट अचीवर्स। थैंक यू एवरीवन।